पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कैसे करें खरपतवारों का प्रबंधन, वर्षा ऋतु में मुर्गियों में लगने वाली बीमारी और उसका निदान, बैगन की फसल की क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का कैसे करें नियंत्रण, किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। लेकिन जब इस फसल की उत्पादकता की बात आती है तो पता चलता है कि इस फसल का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कम उत्पादकता के कारणों में खरपतवारों की समस्या एक मुख्य कारण है, क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण धान की फसल की खरपतवारों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन में लगभग 12 से 98% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान भाई धान फसलों में खरपतवारों की रोकथाम के प्रति लापरवाही बरत जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से करें धान की फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके प्रमुख कारण है कीट एवं रोगों, बीज की गुणवत्ता, गलत शस्य क्रियाएं तथा खरपतवार। धान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सुधरी खेती की सभी प्रायोगिक विधियों को आजमाना आवश्यक है। धान की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 15 से 85% तक आंका गया है। कभी कभी ये नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार से बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5 से 15 किलोग्राम फास्फोरस, 15 से 50 किलोग्राम पोटाश तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1.13 किलोग्राम फास्फोरस, 7 से 14 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेते हैं तथा धान की फसल को पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। धान की फसल में खरपतवारों से होने वाला नुकसान खरपतवारों की संख्या किस्म पर निर्भर करता है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बाद की अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सीधे बोए गए धान में बुआई के 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नाजुक होता है। इस अवधि में फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है तथा फसल का उत्पादन अधिक प्रभावित नहीं होता। खरपतवारों की रोकथाम में ध्यान देने वाली बात ये है कि खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण किया जाए, चाहे किसी भी तरीके से करें। निवारक विधि में क्रियाएं शामिल हैं, जिनके द्वारा धान के खेत में खरपतवारों के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे प्रमाणित बीजों का प्रयोग, अच्छी सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग, सिंचाई की नालियों की सफाई, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की बुआई से पूर्व सफाई,
एवं अच्छी तरह से तैयार की गई नर्सरी से पौध को रोपाई के लिए लगाना आदि। यांत्रिक विधि खरपतवारों पर काबू पाने की एक सरल एवं प्रभावी विधि है। किसान धान के खेतों से खरपतवारों को हाथ या खुरपी की सहायता से निकालते हैं। कतारों में सीधी बोई गई फसल में हल चलाकर भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार पैडी बीडर, कोनो बीडर चलाकर भी खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। सामान्यतः धान की फसल में 2 निराई गुड़ाई, पहली बुआई व रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसल की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद या गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवारों के बीज व कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर अपनी अंकुरण क्षमता को खो देते हैं। इस विधि से कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप भी कम हो जाता है। या खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2-3 पत्ती के हो जाएं, तो इनको ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट शाकनाशी छिड़काव कर जुताई कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। रोपाई वाले खेतों में मचाई करके खरपतवारों की समस्या को कम किया जा सकता है। मचाई एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके एवं खेत में पानी भरकर लंबे समय तक रोककर खरपतवारों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। जहां पर खरपतवारों की रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो, वहां पर ऐसी धान की किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों से आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखने व खरपतवारों को उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवारों की समस्या और जटिल हो जाती है। अतः ये आवश्यक है कि पूरे वर्ष भर एक ही खेत में धान के बजाय धान की फसल के बाद उसमें दूसरी फसलें जैसे चना, मटर, गेहूं आदि लेने से खरपतवारों को कम किया जा सकता है। रोपाई किए गए धान में पानी का उचित प्रबंधन करके खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से ही 1 सप्ताह तक पानी 1-2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी के स्तर को 5-10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवारों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। मचाई किए गए सीधे बोए धान के खेत में जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई करके पाटा लगा देने से खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। इस विधि को ओडिशा में बुशनिंग एवं मध्य प्रदेश में बियासी कहा जाता है। भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय का भी फसल एवं खरपतवारों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में निहित पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता फसल को ही मिले। पोषक तत्वों की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाती है। असिंचित उपजाऊ भूमि में जहां खरपतवारों की समस्या अधिक होती है, वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुआई के समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान की लाइनों के पास डालना चाहिए, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा भाग फसल को मिल सके। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है। खरीफ का असामान्य मौसम, जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः खरपतवारों का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करते समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की आशंका रहती है। खरपतवार नाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए अथवा 60 किलो सूखी रेत में मिलाकर रोपाई के 2-3 दिन के भीतर 4 से 5 सेंटीमीटर खड़े पानी में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
दिन प्रतिदिन घटते कृषि जोत एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवक कृषि सह व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इन्हीं सह व्यवसायों के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में, क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में हम अधिकांश मुर्गी पालक भाई अपनी मुर्गियों की सही तरह से देखभाल नहीं करते, जिसके कारण उनकी मुर्गियां कई तरह के घातक रोगों की चपेट में आ जाती है। तो इस तरह की बीमारियों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए तथा रोगग्रस्त मुर्गियों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच मौजूद हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस.के. शुक्ला। किसान भाइयों, मुर्गी पालन का व्यवसाय आप लोग करते हैं और इस व्यवसाय में गर्मी के दिनों में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बहुत सी मुर्गियां गर्मी के दिनों में मर जाती हैं, उनको लू लग जाती है। इसी तरीके से जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है तो उसमें भी बहुत से बीमारियां लगती हैं और उससे भी जो मुर्गियां हैं, जो ब्रायलर पक्षी हैं या जो कुक्कुट हैं हमारे, उनमें भी कई तरीके के रोग फैलते हैं। जैसे एक रोग है जिसको हम कहते हैं मुर्गियों में खूनी दस्त रोग, या उसी को हम काक्सीडियोसिस रोग के नाम से जानते हैं। दूसरा है ई कोलाई रोग या कोलीसेप्टिसीमिया का जो रोग है, वो भी बरसात के दिनों में बहुत अधिक होता है। तो बारिश के मौसम में किसान भाई अपनी मुर्गियों को कैसे रोगों से बचाएं, उनको हम विस्तार से बताएंगे। जैसे पहला है काक्सीडियोसिस रोग या खूनी दस्त रोग। ये एक प्रोटोजुआ जनित रोग है और इस रोग के फैलने का जो मुख्य कारण है वो गंदा बिछावन है। यदि कुक्कुट घर में बिछावन गंदा है, गीला है, तो इस रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये रोग आमतौर पर 4 से 12 सप्ताह की आयु के पक्षियों में होता है। वर्षा ऋतु में मुर्गियों में जिस रोग का प्रकोप सबसे अधिक होता है वे है काक्सीडियोसिस रोग। ये एक प्रोटोजुआ जनित रोग है। यदि समय से मुर्गी पालक भाई इस रोग से ग्रसित मुर्गियों की पहचान कर उनका उपचार नहीं करते तो ये रोग उनकी सभी मुर्गियों में फैल जाता है और इसी के चलते मुर्गियों की मृत्यु होने लगती है। फलस्वरूप मुर्गी पालक भाइयों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुर्गी पालक भाई इस रोग को पहचान कर इससे अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाएं, आइए जानते हैं। जो पक्षी रोगग्रस्त हो जाते हैं वो सुस्त दिखाई पड़ते हैं, आंखें बंद करके सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, दाना खाना कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं और कुक्कुट गृह के जो किनारे हैं वहाँ पर ये बैठे हुए या सोते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें प्रमुख रूप से जो किसान भाई देख सकते हैं कि जो बिछावन है उसके ऊपर खून से मिले हुए दस्त मिलेंगे। जो दस्त है उनमें खून आएगा, जो दस्त का रंग है वो लाल रंग का होगा और जो पक्षी ग्रसित हैं उनके पीछे जहाँ से दस्त निकलता है वहाँ पर भी पंखों में खून लग जाएगा। अगर इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ती है तो किसान भाई समझ सकते हैं कि ये खूनी दस्त रोग या काक्सीडियोसिस रोग फैल गया है। इस रोग से बचाव के लिए बाजार में कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसमें एम्प्रोलियम करके एक दवा होती है, एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएं। इस दवा के साथ में विटामिन में हम विटामिन AD3C का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 से 10 मिलीलीटर प्रति 100 पक्षियों के हिसाब से दिन में एक बार देंगे। इसी के साथ विटामिन K, चूँकि खून निकलता है तो विटामिन K जो है खून को बंद करने में उसमें सहयोग देता है, इसलिए विटामिन K की गोली दे सकते हैं, विटामिन K पाउडर आता है उसको दे सकते हैं, या हीमो केयर करके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें खून की कमी को सही करने के तत्व पड़े होते हैं। आयरन टॉनिक होता है, विटामिन K पड़ा होता है, कुछ विटामिन पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये मुर्गियों को 20 मिलीलीटर 100 मुर्गियों के हिसाब से दिन में एक बार दे सकते हैं। और ये किसान भाई 5 से 7 दिनों तक का उपचार करेंगे तो इससे मुर्गियां काक्सीडियोसिस रोग से ग्रसित नहीं होंगी, या जो मुर्गियां ग्रसित हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से ई कोलाई रोग है जिसको हम कोलीसेप्टिसीमिया कहते हैं। ये रोग आमतौर पर चूजों से लेकर के बड़ी मुर्गियों में सभी में होता है और ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बरसात के मौसम में जो बिछावन है वो काफ़ी गंदा रहता है या बारिश की वजह से नम हो जाता है। जब नम हो जाता है बिछावन तो उसमें रोगाणु जो है, जो जीवाणु जनित रोग है ये, तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी में भी अगर
मुर्गी पालक भाई समय से अपनी मुर्गियों का इलाज नहीं करते तो उनकी मुर्गियां मरने लगती हैं। इसलिए मुर्गी पालक भाई इस रोग की पहचान कर किस तरह से करें इससे ग्रसित मुर्गियों का इलाज, आइए जानते हैं। ये चूजों में यदि हो जाता है तो उसमें चूजे सुस्त हो जाते हैं, हरे सफ़ेद पीले दस्त आते हैं और धीरे धीरे पक्षी कमज़ोर होकर के मरने लग जाते हैं। कई बार इनमें पक्षियों में सांस लेने में भी दिक्कत होती है, घुर घुर करके सांस लेते हैं, सुस्त बैठे रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, दाना कम खाते हैं और जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनका अंडा उत्पादन कम हो जाता है, अंडों का जो छिलका है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। यदि इस तरीके की अवस्था आती है तो किसान भाई समझ सकते हैं कि ये शायद ई कोलाई रोग हो सकता है। यदि जो पक्षी मर गए हैं उनका आप पास के प्रयोगशाला में जांच करवा लें, जो पास में आपके यहाँ पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाकर के मरे हुए पक्षियों का शव परीक्षण कराएं और उसके आधार पर यदि वो ई कोलाई रोग बताते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में, जैसे नियोमाइसिन है, इनरोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, नाइलिडिक्सिक एसिड है, सल्फा ड्रग्स हैं। इनमें से कोई भी एक दवा का इस्तेमाल करेंगे और जो दवा की मात्रा है यदि पाउडर में है तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएं। यदि घोल में है तो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगातार 5 से 7 दिनों तक पिलाएं। तो अगर किसान भाई इन एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करेंगे तो ई कोलाई रोग से पक्षी स्वस्थ हो जाएंगे और पक्षियों के मरने की संख्या कम हो जाएगी तथा मुर्गियों का अंडा उत्पादन भी बढ़ जाएगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत अगर बैगन की बात की जाए तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान भाई करते हैं, किंतु आज के समय में भी हमारे किसान भाइयों को वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर ध्यान दें तो आप बहुत से कारण पाएंगे, जिसमें कीट और रोग भी एक प्रमुख कारण है। और ये भी देखा जाता है कि बहुत से कृषक बंधुओं को इससे लगने वाले कीट एवं रोगों के लक्षण और नियंत्रण की सही जानकारी नहीं होने की दशा में वो इसके नियंत्रण उपायों को सही समय पर नहीं अपना पाते और आनन फानन में उन्हें जो भी दवा मिलती है उसी का वो छिड़काव कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रति इकाई क्षेत्र से कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आप किस तरह से करें इस हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जोलीकोट नैनीताल के डॉक्टर टीवी सिंह से। बैंगन में मुख्य रूप से अगर रोग देखें तो इसमें एक विल्ट की बीमारी लगती है, जो उकटा रोग जिसे कहते हैं बैंगन में, जो कि फफूंदी एवं बैक्टीरिया जीवाणु दोनों से ही होता है संयुक्त रूप से। किसान भाइयों, ये रोग फसल को बहुत ही क्षति पहुंचाता है, जो कि कई कारणों से फैलता है और बरसात में तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए जो किसान अभी बैगन की रोपाई नहीं किए हैं या जिनकी फसल खेत में खड़ी है, वे इस रोग पर निदान पाने के लिए कौन कौन से जरूरी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि बैंगन के बीज को कार्बनडाजिम 0.2% या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के उपरांत ही बीज की बुआई करें, नर्सरी तैयार करें और उसके बाद उसमें नर्सरी को बेवेस्टीन या इसके घोल से, ट्राइकोडर्मा के घोल से जड़ों को उपचारित करके तभी इसकी रोपाई करें। और चूँकि उसमें विल्ट की बीमारी लगाने के खेत में लगाने के 15-20 दिन बाद शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है उकटा रोग में कि जो बैंगन के पत्तियां हैं वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाती हैं और
पहले ऊपर से पत्तियां मुरझाती हैं, फिर नीचे तक सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं और सारा पौधा मुरझा जाता है और बाद में सारा पौधा सूख जाता है। चूँकि ये रोग जड़ से शुरुआत होती है, इसमें जड़ खराब हो जाती है सब्जियों की, तो उसकी वजह से ये रोग आता है। तो इसके लिए अगर बीजोपचार नहीं किया है किसान भाइयों ने, तो उसके लिए अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर और उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 10 लीटर दोनों मिलाकर पौधों की ड्रेंचिंग करें। तो ड्रेंचिंग करने से इसमें विल्ट की रोकथाम होगी। बैगन की फसल को कीट भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका प्रकोप रुपाई के 20 से 25 दिन बाद फसल समाप्त होने तक देखा जा सकता है। इन कीटों को कैसे पहचानें और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन सी तकनीकी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। जैसे कि बैंगन में एक कीट लगता है जो शूट बोरर है, तना वेदक है, तो यह इस कीट की रोकथाम समय पर करना आवश्यक होता है। अन्यथा अगर ये कीट उसमें तने में इसके घुस जाता है और फिर काटने लगता है, तो इससे जो शीर्षस्थ भाग हैं बैंगन के वो मुरझाने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। और जब एक बार इसका प्रकोप हो जाता है, तने में कीट घुस जाता है, तो उसके बाद इसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फूल आने से पहले ही, कीट लगने से पहले ही इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाइयों को उचित कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोगोर है, रोगोर का 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें और यह फूल आने से पहले ही करना चाहिए। 10 दिन के अंतराल में कम से कम 2 छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है तेहरा हैदरपुर जिला बलिया के कृषक धनंजय यादव ने। यह अश्वगंधा की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई पर जानकारी चाहते हैं। तो धनंजय यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधीय पौधा है। इसकी जो सूखी जड़ें होती हैं उसी का उपयोग जो है टॉनिक बनाने में काम में आता है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती अवश्य करें। किसान भाइयों, वैसे तो अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से इसकी खेती करनी है तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। इसलिए अश्वगंधा की सफल खेती के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक की बात हो मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी कई तरह की मिट्टियों में उसको उपजाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और लाल भी मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है। बलुई दोमट में भी इसकी खेती होती है, जिसका पीएच मान जो है 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी खेती जो है खरीफ के समय, जबकि खेत में अच्छी तरह से नमी हो, तभी इसकी खेती की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो खेत की तैयारी कर ली है, खेत की जुताई कर ली, उसमें पाटा चला दिया, खरपतवार को खेतों से निकाल दिया। तो वैसे तो खेती अमूमन किसी भी भूमि में लोग कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती करते समय अक्सर किसान इसे औषधि फसल सोचकर खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, आइए जानते हैं। तो इसमें खेत में है यूरिया तथा फास्फोरस या म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 kg के हिसाब से खेतों में रोपाई से पहले इसको दे डालें। तो इसके रोपने के 2 तरीके होते हैं। एक छिटकावा विधि, तो जब हम छिटकावा विधि से रोपाई करते हैं तो 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में बराबर से इसकी बीजों को छीटा जाता है
और देखते हैं कि जब खेत में नमी हो तभी बीज को छींट देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर, जैसे 2 से 3 दिनों के अंतराल पर उसमें थोड़ी सिंचाई कर देते हैं। और जब हम पौधे जब तैयार करके लगाते हैं तो इसके लिए 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम पहले नर्सरी में उगाते हैं। तो जब हमारा पौधा 5 से 6 सप्ताह का हो जाता है तब उसको हम खेत में प्रतिरोपित करते हैं। तो जब खेत में हम प्रतिरोपित कर रहे हैं तो हमारा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह हमारे किसान भाई ध्यान दें कि इसमें जो है सिंचाई बहुत ही कम पड़ता है। बस पौधों को जीवित रखने के लिए आप 1-2 सिंचाई कर लें तो बहुत है। और फसल की बड़बाड़ अवस्था में कई प्रकार के रोग व कीटों का प्रकोप होता है जिनका समय से रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इन रोग व कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 30 दिनों के उपरांत इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दें तो फफूंद जनित रोगों से बचाव हो पाएगा। उसी तरह अगर हम कीड़ा से बचाव करना चाहते हैं, कीट व्याधियों से बचाव करना चाहते हैं तो रोगर का छिड़काव 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बरसात में मुर्गियों में लगने वाली फफूंदी जनित बीमारियों और उसका निदान, धान की लंबी अवधि वाली प्रजातियों के वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।